अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि FIA का टेस्ट देने जा रहे हैं और ग्राफ्स के कंसेप्ट को मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं होता। तो इस लेक्चर में हम टेस्ट के लिहाज से ही डिस्कशन करेंगे। मतलब ये कि टेस्ट में ग्राफ्स के सवाल कैसे आ सकते हैं और उन्हें कैसे हल करना है, ग्राफ को हमने एनालाइज कैसे करना है और उसके मुताबिक जवाब कैसे देने हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। तो चलते हैं अपने पहले ग्राफ की तरफ, जिसे हम लाइन ग्राफ कहते हैं। ये सादा सा ग्राफ है जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन में बनाना सीखते हैं। 5वीं क्लास से हम ये ग्राफ बनाना शुरू कर देते हैं। और ये जो हमारे पास नीचे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस इस ग्राफ के अंदर, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का हम नाम भी लिख सकते हैं। जैसे कि ये जो ग्राफ है ये हमें दिया गया है किस प्रॉब्लम से रिलेटेड, कि एक कंपनी है उसने कोई सर्वे करवाया और उसने लोगों से पूछा कि आर यू सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट ए। उनकी कोई प्रोडक्ट ए है और उसके वो क्वालिटी का जो है फीडबैक लेना चाह रहे हैं, और उन्होंने ये 2000 से लेकर 2007 तक अपने प्रोडक्ट की फीडबैक ली है और उसका रिजल्ट आपके सामने है। अब इस ग्राफ को पढ़ना किसने, एनालाइज किसने करना। तो सबसे पहले ये ग्राफ बता रहा है कि जब 2000 में हमने सर्वे किया तो 50% लोग जो हैं उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आपकी क्वालिटी से हम सेटिस्फाई हैं, और 50% ने कहा कि भाई हम सेटिस्फाई नहीं हैं। इसलिए अगर आप वाई एक्सिस को देखें तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है एक्सेप्टेंस, यानी कि सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो कितना है लोगों का, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास आ रहे हैं 7। अब इस तरह हम आगे चलते हैं कि 2001 के अंदर जो है ये जो एक्सेप्टेंस लेवल था वो डाउन हुआ। मीन 40% लोग जो है सिर्फ उन्होंने एग्री किया, और इसका मतलब क्या अब होगा कि भाई जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो थोड़ी सी लो हो गई है। इस तरह 2002 में जो है हमारे पास जो एक्सेप्टेंस लेवल था, ये परसेंटेज थी, दैट वाज 75। बेशक यहाँ पर जो है आपके 75 का इंडेक्स नहीं लगा हुआ, लेकिन इस पर घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये 70 है ये वाला पॉइंट और ऊपर वाला पॉइंट 80 है, तो सेंटर वाला हमेशा 75 ही होगा, 5 का ही डिफरेंस होगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि 2001 की निस्बत 2002 के अंदर कंपनी ने अपनी क्वालिटी को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, जिसकी वजह से लोगों को ये पसंद आई है प्रोडक्ट, और उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस लेवल जो है ज़्यादातर लोगों ने उसे हाँ में जवाब दिया। इस तरह फिर 2003 के अंदर दोबारा जो है वो 50 पे चला गया है। 2004 के अंदर हमारे पास जो है सबसे ज़्यादा परसेंटेज आ रही है, विच इज़ 90%, यानी कि 2004 में जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो सबसे बेस्ट थी बाकी सालों की निस्बत। इस तरह 2005 में अगेन डाउन, और फिर उसके बाद 2006 में हमारे पास 50% एंड 2007 में तो 20%। ये आमतौर पर जो कोई भी चीज़ हो, जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह कंपनीज बनाती हैं, तो जब वो शुरू में चल पड़ती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी क्वालिटी को डाउन होती जाती है। अब देखते हैं कि ये तो डाटा हमने पढ़ लिया, ग्राफ को हमने पढ़ लिया, देख लिया, अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। तो सबसे पहले सिंपल से क्वेश्चन ये हो सकते हैं कि इन विच ईयर द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ ए प्रोडक्ट क्वालिटी वाज हाईएस्ट। तो आपने सबसे देखना है कि कौन सा पॉइंट सबसे ऊपर हाई जा रहा है, तो वो तो है 2004 में, दिस वन। तो हम कह दें कि भाई 2004 के अंदर जो प्रोडक्ट क्वालिटी थी वो सबसे बेस्ट थी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने उसकी जो क्वालिटी लेवल है उसको एक्सेप्टेंस दी है, 90% लोगों ने। और कौन से साल में काम है, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा ग्राफ के अंदर वो हमारा लोएस्ट प्रोडक्ट क्वालिटी होगी। तो जैसे कि यहाँ पर जो है ये 2007 आ रहा है कि 2007 में हमारे पास जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी वो सबसे वर्स्ट थी, जिसकी वजह से लोगों ने उसे नापसंद किया। अब यहाँ पर दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है कि भाई 2007 के अंदर परसेंटेज लेवल कितना था, तो हम कहेंगे जी 2007 में जो एक्सेप्टेंस लेवल था वो 20 था, या 2007 में जो है क्वालिटी लेवल जो है वो बहुत ही घटिया था, जिसकी वजह से लोगों ने उसे नापसंद किया। ये तो दो सिंपल से सवाल थे। अब मज़ीद इसको थोड़ा सा एक लेवल हम अप जाते हैं, तो क्वेश्चंस कुछ ऐसे हो सकते हैं कि इन विच ईयर और ईयर्स द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ ए प्रोडक्ट क्वालिटी वाज एवरेज, कि किन सालों में जो हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी थी वो एवरेज थी। अब सबसे पहले एवरेज कैसे निकाला जाए, तो एवरेज के लिए जो ज़रूरी है वो ये है कि आप जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है विच इज़ 20% और हाईएस्ट पॉइंट है विच इज़ 90%, इसका आपने सेंटर निकालना है, यानी कि इसका जो जवाब होगा वो हमारा वाई एक्सिस के लिहाज से। तो सबसे पहले हमने वाई एक्सिस के लिहाज से उसकी एवरेज सेट करनी है। तो
ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। इसके बजाय आप फार्मूलाज वगैरह में जाएं, मैं आपको सिंपल ग्राफ में जो देख के बंदा एवरेज निकाल सकता है वो है कि इसका सेंटर कैसे निकालना है। तो सबसे पहले देखें इसमें पॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5, दिस इज़ 6 7 एंड 8। ये हमारा 1 से लेकर 8 बन गया। तो इसका जो सेंटर है वो क्या बनेगा, इसका जो सेंटर है कि आप 20 से 3 यूनिट्स ऊपर चले जाएं, 90 से 3 यूनिट्स डाउन आ जाएं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 55। तो 20 और 90 का जो एवरेज बनता है दैट इज अराउंड 55%। और कितने सालों में एवरेज रहा, तो वो तो कोई पॉइंट हमारे पास ऐसा नहीं है जो कि 55 के ऊपर आ रहा हो, इसलिए हमारा आंसर होगा देयर इज नो सच ईयर जिसके ऊपर परसेंटेज एग्जैक्टली 55% आ रही है जो कि एवरेज है। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, तो भाई बिलो एवरेज कितने थे, मीन 55% से डाउन वाले कितने पॉइंट्स है और वो वाले साल आप बता दें। तो आप जस्ट क्या करें, 55 के ऊपर लाइन लगाएं और जितने पॉइंट्स डाउनवर्ड हैं वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 पॉइंट ऐसे हैं जो कि बिलो एवरेज थे। आप उनके सालों के नाम लिख रहे हैं, तो वो आपके पास आ जाएगा 2000 वाला साल, ईयर 2001, 2003 एंड 2006 एंड 7। इसी तरह जब अबव एवरेज का आ जाएगा तो हमने ऊपर वाले पॉइंट्स देख लेना जो कि बन रहा है 2002, 2004 एंड 2005। तो दीज आर अ सिंपल क्वेश्चन जो कि एक लाइन ग्राफ के अंदर आ सकते हैं। अब हम चलते हैं कि मज़ीद इसमें कम्प्लेक्सिटी क्या आ सकती है। वो ये है कि ये ग्राफ जो है ये तो एक प्रोडक्ट के हवाले से है, तो अगर इसी तरह मल्टीपल लाइन ग्राफ्स आ जाएं तो वो किस तरह शो होगा। तो उसके लिए हम चलते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। तो ये जो ग्राफ है इसका टाइटल है प्रेवलेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर पर एनम, ये इसकी हेडिंग आ गई है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास आ रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो कि ईयर्स हैं 1985, 1990, 1995, 2000, 2005। वाई एक्सिस पे या वर्टिकल एक्सिस हम उसे कहते हैं, उसके ऊपर आ रहा है पेशेंट परसेंटेज। ओके फाइन, तो ये कोई हस्पताल का हमारे पास डाटा आ गया जो मुख्तलिफ सालों का है और उसके वाई एक्सिस पे हमारे पास परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स आ रहा है कि अस्पताल के अंदर जितने भी टोटल पेशेंट्स हैं उनकी कितनी परसेंटेज जो है इन 4 लाइनों में आ रही है। अब ये 4 लाइनें है क्या, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा आपको स्टेटमेंट लिखी है, आपको इसमें फिगर भी दी जा सकती है जिसके अंदर से आपने खुद पहले स्टोरी समझनी है कि यार ये ग्राफ है किससे रिलेटेड। तो इसके अंदर जो एडिशनल हमें चीज़ दी गई है दैट इज़ अ लेजेंड जो मुख्तलिफ लाइनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। द फर्स्ट वन इज़ डिप्रेशन, द सेकेंड इज़ एंगजाइटी एंड द थर्ड इज़ बाइपोलर एंड OCD, ये कोई चौथी बीमारी है। अब मुझे OCD का नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट हमें ग्राफ तो पता चल रहा है कि ये OCD से रिलेटेड है। तो अब स्टोरी क्या कंप्लीट हुई कि ये एक अस्पताल के अंदर पेशेंट्स की परसेंटेज है मेंटल डिसऑर्डर, और वो डिसऑर्डर की कुछ रीजंस हैं कि भाई डिप्रेशन वाले कितने लोग हैं अस्पताल के अंदर, वो उसका ग्राफ शो हो रहा है। एंग्जाइटी के लिहाज से जो मेंटल इलनेस आ रही है वो कितने लोग हैं, बाइपोलर जो कंडीशन होती है वो कितने लोग हैं, और OCD वाली कंडीशन वाले कितने हमारे पास पेशेंट मौजूद हैं, और ये सारा ग्राफ दिया गया। अब इस ग्राफ के अंदर क्या हो सकता है कि हम पर्टिकुलर सिर्फ डिप्रेशन के लिहाज से, एक लाइन के लिहाज से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई किस साल में जो पेशेंट्स की तादाद थी डिप्रेशन वाले वो कम थी। तो वो हमें सामने नज़र आ रहा है कि दिस इज़ द लोएस्ट पॉइंट, और ईयर 2000 में डिप्रेशन वाले जो पेशेंट्स थे वो कम थे, सबसे कम थे एज़ कम्पेयर टू अदर ईयर्स। सेकेंड क्वेश्चन क्या हो सकता है, वही मैक्सिमम वाला। तो वो मैक्सिमम हमें नज़र आ रहा है कि भाई दिस वाज द पॉइंट कि 1990 में डिप्रेशन के मरीज़ ज़्यादा थे। अब इसी के अंदर हम दूसरी जो कंडीशंस हैं उनके लिहाज से भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि जैसे एंग्जाइटी वाले जो मरीज़ थे वो जो है किस साल में कम थे, तो दैट इज़ 2005 एंड 1990, चूँकि दोनों तकरीबन एक जैसे लग रहे हैं। और किस साल में ज़्यादा थे, तो वो हमारे पास 30 आ रही है स्ट्रेंथ, दिस वन एंड दिस वन, जो कि बन रही है 1985, 1995 एंड 2000।
यानी कि ये पिछले ग्राफ जैसे ही क्वेश्चन हैं, जस्ट क्या है कि 4 ग्राफ्स को हमने एक ही फिगर में पुट कर दिया, क्योंकि डाटा सारा एक जैसा है। और जितना ग्राफ्स का जो सिर्फ फ़ायदा होता है वो ये होता है कि जितना भी डाटा है उसको हम जल्दी से इजीली रिप्रेजेंट कर सकें। तो देखें 4 डिफरेंट ग्राफ्स हैं, अगर हम बनाते हैं डिप्रेशन के लिए अलहदा, एंजाइटी के लिए अलहदा, बाइपोलर के लिए अलहदा, ओसीडी के लिए अलहदा, लेकिन हमने चारों को एक ही पिक्चर में डाल दिया और उससे हम एनालिसिस कर रहे हैं। अब इसमें ट्विस्ट क्या आ रहा है, जो मज़ीद एक नेक्स्ट लेवल हम चलते हैं कि हम 2 कंडीशंस को आपस में भी कंपैरिजन कर सकते हैं। यानी कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन ये कर सकता हूँ कि वो कौन से ईयर्स हैं जहाँ पर बाइपोलर और ओसीडी के जो मरीज़ हैं उन दोनों की सेम तादाद थी। तो वो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर कि दोनों के मार्क्स सेम आ रहे हैं, 1985 और 1990। तो ये 2 ईयर्स ऐसे हैं जहाँ पर बाइपोलर और ओसीडी की जो पेशेंट्स की तादाद है वो सेम है, चाहे जितनी भी है, बनती तो ये 5% है। अब फिर क्वेश्चन ये होता है कौन से ईयर्स हैं जिसमें बाइपोलर के जो मरीज़ हैं वो ओसीडी से ज़्यादा रहे हैं। तो फिर हमें इस सेक्शन को देखना पड़ेगा जिसमें ब्लू लाइन जो है वो ऊपर है एज़ कम्पेयर टू लाइट ब्राउन लाइन। तो मैं कहूँगा कि भाई 1995 और 2000 में जो बाइपोलर के मरीज़ हैं वो ओसीडी से ज़्यादा हैं, या इन अदर वर्ड्स ओसीडी के मरीज़ जो हैं वो बाइपोलर से कम हैं। और इसी तरह मैं ये भी क्वेश्चन पूछता हूँ कि वो कौन सा साल या साल हैं जिनमें ओसीडी के मरीज़ बाइपोलर से ज़्यादा हैं। तो वो जो जवाब है वो हमारा इस सेक्शन में आएगा। तो भाई 2005 के अंदर जो है हमारे मरीज़ जो हैं ओसीडी के वो बाइपोलर से ज़्यादा हो गए। तो इस तरह के जो ग्राफ्स होते हैं, जब हमारे पास मल्टीपल ग्राफ्स आते हैं तो फिर उसमें हम सिर्फ एक कंडीशन को नहीं डिस्कस करते, बल्कि हम उसके आपस में एक दूसरे के कंपैरिजन भी कर सकते हैं और उसके लिहाज से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और हो सकता है चले मैं एक 5वीं बीमारी भी ले आता हूँ। लेट्स से एक्स इज सम इलनेस और उसकी जो लाइन है वो कुछ ऐसे आ रही है। चलें जी, कोई एक नामालूम बीमारी है जिसका अभी तक हमें इलाज नहीं पता चला और उसका ग्राफ कुछ ये बन रहा है लाइक दिस। तो अब इसके लिहाज से ये अब चूंकि जो येलो लाइन है या ग्राफ है ये तमाम ग्राफ के साथ आपस में कोई कटिंग कर रहा है, उसके ऊपर जा रहा है या डाउनवर्ड हो रहा है। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है कि भाई वो कौन सा साल है जब जो येलो लाइन है या जो मेंटल इलनेस एक्स है वो जो है डिप्रेशन से भी जब उसके मरीज़ ज़्यादा हो गए। तो यहाँ से हम इस सेक्शन को देखें कि जहाँ पर जो येलो लाइन है वो रेड लाइन से ऊपर चलेगी, डिप्रेशन के मरीजों से ऊपर चलेगी। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 2005। अच्छा जी, कौन सा साल है जब जो पेशेंट मेंटल इलनेस एक्स वाले हैं और जो एंजाइटी वाले हैं वो दोनों सेम थे, तो वो हमारे पास आंसर होगा ये वाला 2000 ईयर। जब जो है वो उससे ज़्यादा रहा तो वो भाई हमारे पास है मुख्तलिफ पॉइंट्स विच इज़ 1990, 1995 और 2005। इसमें जो है वो बाइपोलर एंजाइटी वाले जो मरीज़ थे वो एक्स जो इलनेस है उससे कम थे, या एक्स वाले मरीज़ जो है एंजाइटी वाले मरीज़ों से ज़्यादा थे। दिस इज द थिंग। तो ये क्वेश्चन हमारे पास इस तरह आ सकते हैं। लाइन ग्राफ है और मल्टीपल लाइन ग्राफ्स हैं। मल्टीपल लाइन ग्राफ्स के अंदर हमेशा कंपैरिजन एक दूसरे के लिहाज से होगा, जो सिंगल लाइन ग्राफ है उसमें कंपैरिजन उसका अपने ही लिहाज से होगा। ओके जी, चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ की तरफ जो कि है बार ग्राफ। और बार ग्राफ का जो टाइटल है हमारे पास वो ये है ईयरली कार सेल्स बाय अ कंपनी। कंपनी है उसने एक साल के अंदर जितनी सेल की है उसका डाटा आपके पास गिवन है। तो हमारे पास वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है, ईयरली रेवेन्यू, एक साल के अंदर जो रेवेन्यू आ रहा है इन बिलियन। दैट मीन जो यहाँ पर 1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 बिलियन रुपीज़ को, जो कि वहाँ पर डॉलर्स लिखे हैं तो डॉलर हम कह लेते हैं। 2 है तो 2 बिलियन डॉलर्स होगा। और एक्स एक्सिस में हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं जो कि 5 डिफरेंट नाम हैं। तो हम इनको बजाय के डिटेल में जाएं, वी कॉल इट बी, कैटेगरी बी, कैटेगरी टी, कैटेगरी सी, कैटेगरी आर एंड कैटेगरी एन, ताकि हमें इसको एनालाइज करना ज़्यादा आसान हो जाए। ओके जी, 5 कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरी के अंदर हमारे पास डिफरेंट कार की टाइप्स हैं। तो हमारे पास 4 टाइप्स आ रही हैं कार की जो कि हर कैटेगरी के अंदर सेल हो रही हैं और उनका रेवेन्यू का डाटा जो है हमारे पास सामने नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर जो हमारे पास ब्लू है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पोर्ट्स कार को। मैरून जो है वो फैमिली कार्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्रीन जो है ये SUVs को रिप्रेजेंट कर रहा है। और पर्पल जो है ये कोई अदर कार्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगेन यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास एक कैटेगरी के लिहाज से भी डाटा आ रहा है, 4 डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, 4 डिफरेंट कार का रेवेन्यू आ रहा है।
और कलेक्टिवली हमारे पास टोटल जो है 5 कैटेगरीज के आंसर आ रहे हैं। तो अगेन इसमें भी क्वेश्चन जो है दो तरह के हो सकते हैं। एक तो ये कि उस कैटेगरी के अंदर ही क्वेश्चंस हो सकते हैं, 4 कार की टाइप्स को डिस्कस किया जा सकता है, या फिर एक कार या उससे ज़्यादा टाइप्स को हम 5 रीजन्स के अंदर या 5 कैटेगरीज के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। तो ये ग्राफ जो है ज़्यादातर ईजी होता है बनिस्बत लाइन ग्राफ के, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास चारों जो डॉट्स हैं उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो कॉलम्स की शेप में नज़र आ रही हैं। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि हमें देखते सारी पता चल जाता है कौन सी वैल्यू ज़्यादा बड़ी है कंपैरेटिवली टू अदर। जैसे कि टी रीजन के अंदर, टी कैटेगरी के अंदर हमें साफ नज़र आ रहा है कि भाई जो फैमिली कार्स है इसका जो रेवेन्यू है सबसे ज़्यादा है। तो चलते देखते हैं इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन आर कैटेगरी विच कार हैड द मिनिमम रेवेन्यू। तो हम सबसे पहले आर कैटेगरी में जाएंगे इधर, और कौन सा जो कार की टाइप है जिसका रेवेन्यू सबसे कम है। तो हम देख रहे हैं कि दो इसमें हमारे पास आंसर आ रहे हैं, एक पर्पल बार आ रहा है और एक ब्लू बार। वो हम जैसे आंसर देखेंगे पर्पल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ब्लू जो हमारे पास आ रहा है स्पोर्ट्स कार और पर्पल आ रहा है अदर कार। तो हम इसका आंसर इस तरह लिख देंगे कि भाई स्पोर्ट्स कार और जो अदर्स हैं इनका रेवेन्यू सबसे कम है इन आर कैटेगरी। और अगर इसी में हमसे पूछा जाए कि हाईएस्ट क्या है, तो वो हम देख के बता सकते हैं कि ये जो ग्रीन बार है जो कि एसयूवीज़ है इनका रेवेन्यू ज़्यादा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि इन विच कैटेगरी द फैमिली कार रेवेन्यू वाज द हाईएस्ट। यानी कि इस कैटेगरी में जो फैमिली कार की जो रेवेन्यू है वो सबसे ज़्यादा था। तो अब हमने कौन से बार्स को देखना है, हम मैरून बार्स हैं इनको देखना है। तो ये हमें सामने नज़र आ रहा है कि भाई जो टी कैटेगरी है इसके अंदर सबसे ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि टी कैटेगरी में जो फैमिली कार्स हैं इनका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है। अगर हम इसे पूछ लें कि भाई सेकंड हाईएस्ट कौन सा था, तो फिर हमारे पास बी कैटेगरी आ जाएगी जिसके अंदर रेवेन्यू सबसे ज़्यादा। और अगर हम इनकी वैल्यूज़ की तरफ जाएँ तो टी कैटेगरी में जो रेवेन्यू है इट इज़ 7 बिलियन, और अगर हम बी कैटेगरी में देखें तो इसका रेवेन्यू कितना है 5.5 बिलियन, जो कि 5 और 6 के दरमियान हाफ में तकरीबन ये 5.5 बन जाता है। तो ये तो दो कार जो क्वेश्चंस हैं ये तो बिल्कुल पिछले ग्राफ वाले हैं, लेकिन इसमें देखते हैं मज़ीद क्या नेक्स्ट आ सकता है। तो हम एक थोड़ा सा स्टेप ऊपर जाते हैं, तो अपनी जो कम्प्लेक्सिटी लेवल है उसको थोड़ा सा हाई करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन अब ये बन जाता है ओवरऑल विच कैटेगरी गेन द मैक्सिमम एंड मिनिमम रेवेन्यू। अब ये जो क्वेश्चन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कैटेगरी जो है उसके अंदर मैक्सिमम कितना रेवेन्यू आया और मिनिमम कितना है, जो कि यहाँ पर ग्राफ में हमें डाटा उस तरह नहीं दिया हुआ। तो इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे ये आर कैटेगरी है हमारे पास, तो इसके ऊपर आपने जो इनकी रेवेन्यू की वैल्यूज़ हैं वो लिख लेंगे। जैसे ब्लू का जो आंसर है इट इज़ अराउंड अबाउट 1.5, मैंने गलती से 2 लिख दिया, इट इज़ 1.5, तो हम इसको 1.5 बना लेते हैं। और जो मैरून है इसकी वैल्यू आ रही है 3, ओके फाइन। जो ग्रीन है इसकी वैल्यू आ रही है 4, ओके गुड। पर्पल है तो इसकी वैल्यू अगेन 1.5 आ रही है। तो आर कैटेगरी का टोटल रेवेन्यू होगा, इन तमाम वैल्यूज़ को आप ऐड करें तो 4 + 3 7 एंड 7 + 3 10। तो आर में हमारे पास जो टोटल रेवेन्यू है ये आ गया हमारे पास 10 बिलियन। इसी तरह बाकी कैटेगरीज को भी ऐड अप कर सकते हैं। तो ओके जी, ये मैंने सारी वैल्यूज़ लिखी कि तमाम बार्स के ऊपर हमने उनकी वैल्यूज़ लिखी और हर कैटेगरी के लिए हमने से सम कर लिया। 10 कैटेगरी के लिए हमारे पास आंसर आ रहा है 5.5 बिलियन डॉलर्स, यानी कि उसका एक साल का जो रेवेन्यू टोटल है तमाम गाड़ियों का मिला के वो 5.5 बन रहा है। और आर का 10, इस तरह सी का जो है 8.5 आ रहा है, टी का 12 और बी का भी 12। तो जो हमारे पास क्वेश्चन था कि ओवरऑल विच कैटेगरी गेन द मैक्सिमम एंड मिनिमम रेवेन्यू, तो हम देखेंगे बी कैटेगरी और टी कैटेगरी जो है इसका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है, क्योंकि दोनों का इक्वल है 12 बिलियन। और सबसे मिनिमम जो है रेवेन्यू वो किसका आ रहा है, दैट इज़ एन। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर हमारे पास हर कैटेगरी का टोटल अगर हमने फाइंड आउट करना हो, क्योंकि ग्राफ जो है वो हमें हर मज़ीद सब कैटेगरीज जो हमारे पास कार की टाइप्स हैं उनका अलग-अलग डाटा बना रहा है। कुछ बार ग्राफ्स के अंदर ऊपर ये वैल्यूज़ लिखी होती हैं लेकिन कुछ के ऊपर नहीं लिखी होती। तो अगर ये वैल्यूज़ नहीं लिखी हुई तो आप लेफ्ट साइड से एक्सेस से देख के आसानी से लिख सकते हैं, जिस तरह मैंने लिखा। ये इस क्वेश्चन के अंदर एक थोड़ी सी नई चीज़ थी पिछले ग्राफ की निस्बत, तो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब मज़ीद ये है कि बार ग्राफ्स के अंदर बाज़ औक़ात ये चारों जो डाटा है, चारों कैटेगरीज, इसको रिप्रेजेंट जो है एक कॉलम की मदद से भी किया जाता है। तो वो भी एक टाइप है, उसको भी हम देख लेते हैं, जो कि कुछ ये है। अब यहाँ पर जो ये हमें मल्टी कलर बार नज़र आ रही है, तो एक्चुअली क्या है कि ये जो बी कैटेगरी है उसका आंसर है 30 इधर तक। जो आगे
ब्राउन कैटेगरी है उसका आंसर है यहाँ तक विच इज़ 50। ऐसा जो ग्रे है उसकी सेंटर में आगे 65 तक, बेशक हम इधर 65 भी लिख लेते हैं। और इस तरह जो नेक्स्ट मैरून है हमारे पास, या हम डार्क ब्राउन कह लें, मैरून ही ठीक है, उसकी आंसर आ रहा है 100। तो ये एक्चुअली क्या है, ये 4 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं जिसको उन्होंने 4 डिफरेंट कॉलम्स हैं उनको एक ही सिंगल कॉलम में मर्ज किया हुआ है। तो ये दोनों टाइप्स हो सकती हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, दोनों स्टाइल चलते हैं। तो बाकी मज़ीद वही चीज़ें, जस्ट ये है कि मैंने एक डिफरेंट एग्जांपल ज़रूर ली थी ताकि आपको बता सकूं कि दोनों जो बार ग्राफ्स हैं उनका मीनिंग सेम ही है। बाकी अगर हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलें तो ये क्वेश्चन जो है उन्होंने हमें जस्ट लेजेंड दिए हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, पब्लिक रिलेशंस हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं और सब्सिडरीज हैं। तो ये एक्चुअली बता रहे हैं कि हर साल के अंदर उन्होंने हर डिपार्टमेंट के अंदर कितने बंदे हायर किए थे या कितने बंदे रखे हुए थे। तो जैसे 2006 है, मैं जस्ट इसका डाटा थोड़ा सा आपको एनालाइज करके बता देता हूँ कि 2006 है, उसके अंदर हमारे पास जो 30 पर्सन थे वो क्या थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो पब्लिक एंड रिलेशन में हमारे पास कितने आ रहे हैं, 50। और इसी तरह जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास 65 आ रहे हैं। और जो सब्सिडरीज हैं उनके सबसे ज़्यादा, उसके अंदर हमारे पास 100 बंदे रखे हुए थे, एंड सो ऑन। इसमें जस्ट ये कंफ्यूज नहीं होना कि जो ग्रे वैल्यू है वो सिर्फ इधर से लेकर इधर तक है। एक्चुअली जो ग्रे वैल्यू है वो टॉप से लेकर नीचे बॉटम तक है। जिस तरह पीछे हमारे पास ये ग्राफ्स आ रहे हैं, बार्स आ रहे हैं, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए, बाकी चीज़ें वही हैं, आप उसी तरह उसको एनालाइज करें, लेकिन इसे घबराना नहीं है आपने। अब हम चलते हैं सबसे लास्ट वन विच इज़ अ पाई चार्ट। पाई चार्ट जो है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसका टाइटल क्या है, कि मैगजीन रीडर्स ऑक्यूपेशन डिस्ट्रीब्यूशन। कि कोई मैगजीन है उसका मतलब ऑक्यूपेशन के लोग जो हैं वो देख रहे होते हैं, तो उसकी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की है कि कौन से कैटेगरी के लोग इस मैगजीन को पढ़ते हैं। जैसे फाइनेंस वाले हैं तो वो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है जो कि बहुत बड़ी है, 2,785,833। इस तरह IT है वो भी 3 बिलियन में है, सॉरी मिलियन, 3 मिलियन। बिजनेस जो है वो 3 मिलियन में जा रहा है। इसमें एजुकेशन है, रियल स्टेट है, मीडिया है एंड अदर्स। अब पाई चार्ट जो है ये हमेशा कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है एक ही चीज़ के बारे में। जैसे यहाँ पर मैगजीन रीडर्स हैं तो ये मैगजीन रीडर्स को डिफरेंट ऑक्यूपेशन के लिहाज से आपस में कंपैरिजन करेगा। जैसे यहाँ पर सारी कैटेगरीज का उन्होंने हमें कलर्स दे दिए हैं। ये टी पिंक है तो इट इज़ 27, लाइट ब्लू जो है या नेवी कह लें इट इज़ 33, बिजनेस को जा रहा है। एजुकेशन जो है दैट इज़ ग्रीन, रियल स्टेट येलो है, मीडिया जो है ब्राउन है, और लाइट ग्रीन जो है ये हमारे पास अदर्स में जा रहा है। तो और इस पाई चार्ट को देखते हुए सबसे ज़्यादा जो हमें पोर्शन नज़र आ रहा है इट इज़ लाइट ब्लू, यानी कि बिजनेस जो है इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो उसके रीडर्स हैं मैगजीन के वो मौजूद हैं। फिर सेकंड पे आता है हमारे पास 27% दिस टी पिंक IT वाले, और फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है फाइनेंस वाले, और सबसे कम जो है वो मीडिया वालों में हमारे रीडर्स हैं। अब अगर हम इन वैल्यूज़ के लिहाज से आपस में एक दूसरे को कंपैरिजन करें तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अगर मैं पूछना चाहूँ कि जो मीडिया है उसका 2 टाइम्स, जो मीडिया दिस वन, इसका 2 टाइम्स रीडर जो है वो कौन सी कैटेगरी बनती है, तो मैं इधर से देख के नहीं बता सकता। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को ग्राफ में कन्वर्ट कर लें तो हम ग्राफ को देख के इजीली बता सकते हैं। तो एक्चुअली उन्होंने किया क्या हुआ है कि इन तमाम वैल्यूज़ को टोटल करके उनकी परसेंटेजेस निकाली। फाइनेंस की परसेंटेज निकाली है तो वो हमारे पास आ गई है 22%, ये हमारे पास इधर से लेजेंड से पता चल रहा है। IT की परसेंटेज निकाली है वो हमारे पास आ गई है मैरून विच इज़ 27%, इस तरह सो ऑन। तो ये हमारे पास सारे कलर्स मौजूद हैं। अगर आप इन कलर्स को देखें तो मैं इजीली बता सकता हूँ कि भाई जो मीडिया है विच इज़ ब्राउन, इसका 2 टाइम्स कौन सी कैटेगरी बनती है, वो मुझे साथ नज़र आ रही है 6%। 3 का 2 टाइम क्या बनता है 6%। तो एक्चुअली और ये 6% है क्या, दिस इज अदर्स। तो लेकिन वैल्यू को देख के उसका 2 टाइम्स निकालना और चेक करना ये बहुत मुश्किल है क्योंकि ये थाउजेंड्स में वैल्यूज़ हैं। लेकिन अगर हमारे पास सिंगल वैल्यू 3 सिंगल डिजिट या 2 डिजिट तो उसको आसानी से हम चेक कर सकते हैं। जैसे 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, वो हमारे पास आंसर आ गया। तो यही वजह है कि हम पाई चार्ट को यूज़ करते हैं फॉर कंपैरिजंस, जिसके अंदर हमारे पास ओरिजिनल जो वैल्यूज़ हैं वो इतना मैटर नहीं करती, लेकिन एक चीज़ दूसरे के कितने टाइम्स है, ज़्यादा है कम है, वो हमने अंदाज़ा लगाना होता है। तो ये हमारे पास एक टोटल सिनेरियो आ गया कि हमारे पास मैगजीन रीडर्स हैं जो कि डिफरेंट
ऑक्यूपेशन जो है के लोगों के लिए बनाया जाता है। उसके अंदर हमने देखा कि भाई वो डिफरेंट कैटेगरी के लोग कितने यूज़ कर रहे हैं और कितना हुजम या हजम जो है वो कितना उनकी तरफ जा रहा है, और हमें फिर उसके लिहाज से चीज़ें लिखनी चाहिए। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह हो सकते हैं कि विच ऑक्यूपेशन हैज़ 2 टाइम्स लीडर्स ऑफ द अदर ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पर हमने पहले ही चलें एग्जाम्पल में सेट कर लिया कि जो मीडिया है और जो अदर्स हैं, अदर्स के अंदर जो है वो 2 टाइम्स ऑफ मीडिया पर्सन है। इसके अलावा बाकी भी चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 5 है जो कि रियल स्टेट है, 4 जो है वो एजुकेशन से आ रहा है, लेकिन किसी का भी जो डबल है वो कोई आपस में बांध नहीं रहा इन दोनों एग्जाम्पल्स के अलावा, मीडिया और अदर्स को। और इसी तरह अगर हम कुछ और देखना चाहें तो ये है कि जैसे दिस इज़ अ 4% जो कि बन रहा है एजुकेशन का। तो एजुकेशन और आईटी में अगर हमने कंपैरिजन करना हो कि आईटी में कितने गुना ज़्यादा बंदे हैं एजुकेशन की निस्बत, तो हम देख सकते हैं कि जी 4 and 27, तो हम सबको पता है कि 4 7 28 होता है। तो हम कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली कि आईटी के अंदर जो नंबर ऑफ पर्सनस हैं वो एजुकेशन के निस्बत 8 टाइम्स ज़्यादा है। तो दिस इज़ 8 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली, चूँकि एग्जैक्टली तो 8 नहीं है लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने जस्ट कंपैरिजन ही तो करना है। और अगर हम इसी तरह एजुकेशन और जो बिज़नेस है उसका कंपैरिजन करना चाहें तो हम उनका दरमियान भी एक रिलेशन दे सकते हैं कि 4 8 32 होता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो बिज़नेस है उसके अंदर 8 टाइम्स मोर पर्सन है एज़ कम्पेयर टू एजुकेशन। इधर जो है हमारे पास इधर 8 नहीं आएगा, 7 है। ये थोड़ी सी गलती होगी कि जो आईटी है और जो एजुकेशन उसका अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो आईटी के अंदर 7 टाइम्स मोर पर्सनस हैं एज़ कम्पेयर टू एजुकेशन। और अगर हम बिज़नेस में जा रहे हैं तो बिज़नेस में 8 टाइम्स मोर पर्सन है एज़ कम्पेयर टू एजुकेशन। इससे आप किसी के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। तो दिस इज़ इट, जो कि एमसीक्यूज़ के हवाले से ये डाटा सारा है। बाकी जो पाई चार्ट के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ भी निकालनी होती है, जैसे अगर हमारे पास 27% है और हमारे पास कोई टोटल सम भी हमने निकाला और आपसे कहा जाए कि भाई टोटल सम इतना है और आईटी की जो परसेंटेज इट इज़ 27%, तो फाइंड द एक्चुअल पर्सनस ऑफ आईटी। लेकिन क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन बेस्ड है और ज़बानी ऐसी कैलकुलेशंस नहीं हो सकती, इसलिए जस्ट यहाँ पर कंपैरिजन ही होंगे एमसीक्यूज़ के अंदर। तो दैट इज़ इट, थैंक यू वेरी मच। और अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।